नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। हम लगातार पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा पर बात कर रहे हैं, भय बनाम भरोसे के चुनाव पर बात कर रहे हैं, टीएमसी की स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं, बीजेपी की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव का आखिरी चरण संपन्न हुआ और इस आखिरी चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। हालांकि थोड़ी देर में एग्जिट पोल की बातें होनी शुरू हो जाएगी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां कांटे की लड़ाई है, किसने किसको किन वजहों की वजह से पटकनी थी, ये तमाम चर्चाएं आप सुनेंगे। लेकिन इस चर्चा से इधर जैसा पश्चिम बंगाल का चुनाव मैंने देखा, जैसा मैंने सुना, जैसा समझा, जो हमारे संवाददाताओं ने दिखाया, उसके आधार पर मैं अपना आकलन आपके सामने रखने जा रही हूं। मेरे नजरिए में पश्चिम बंगाल का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस जीत के पीछे कारण सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी के संगठन ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर शोर के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा। नहीं, बीजेपी ये चुनाव इसलिए जीत रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति, वहां की बदलती हुई डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव, मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का वो सॉफ्ट रवैया, जय श्री राम पर पाबंदी, हिंदुओं को दूसरे दर्जे का क्या नागरिक बनाकर रख दिया जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदल जाएगी? पश्चिम बंगाल में हाल के सालों में आप जानते हैं 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल में उन्नति ना होना, इंडस्ट्रीज का डेवलप ना होना, रोजगार के अवसर खत्म हो जाना, गरीबी का बढ़ जाना, सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाना, इन तमाम कारणों की वजह से पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हराने जा रही है। और इसमें जो 2 फैक्टर काम करने जा रहे हैं, उसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो इस बार अपना मन बदल रहा है और दूसरा फैक्टर वो है जो ममता बनर्जी के साथ था, ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी के साथ रहेगा, क्योंकि उसने कभी किसी भी एक पार्टी को अपना माई बाप बनाया ही नहीं। मैं बात मुसलमानों की कर रही हूं। मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। वो हर पार्टी जो बीजेपी को हरा दे वही मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी ये सोचकर जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं वो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा देगी, इसलिए मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती का अस्तित्व खत्म हो रहा है। 2 ही पॉलिटिकल पार्टी से उत्तर प्रदेश में, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों को पता है कि बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधा मुकाबला है और बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में है, इसलिए मुसलमानों को यह पता है कि अगर मुझे वोट देना है तो वो आरजेडी को ही वोट देना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमान अलग अलग पार्टी को चुनता है, इसलिए मैंने कहा कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहिए तो उन्हें अपनी पार्टी खड़ी करनी होगी और अपनी पार्टी यानी सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी को बड़ा करना होगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है और मुसलमान ये जानते हैं कि एआईएमआईएम कोई फैक्टर नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अब कुव्वत नहीं रही। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी को काउंटर कर सकती है, वो है ममता बनर्जी की पार्टी। तो यहां से तो ममता बनर्जी की राह आसान होती दिख रही थी कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट उन्हें मिलने जा रहा है। पहला फैक्टर है एम फैक्टर, मुसलमानों का वोट।
अब हमारे जितने भी संवाददाता जितने भी मुस्लिम मोहल्लों में घूमे हैं, जितने भी मुसलमानों के रिएक्शन मैंने सुने हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर वो गरीब तबके का हो, चाहे अमीर तबके का हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, स्कूल गोइंग माफ़ कीजिएगा कॉलेज गोइंग कोई छात्रा हो, या वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो किसी भी तबके से आने वाला मुसलमान ही क्यों ना हो, वो अर्बन हो या फिर वो रूरल बैकग्राउंड का हो, मुसलमानों के वोटों में कोई बिखराव नहीं है। यहाँ पर एक मुश्त वोट, चाहे वो फेज 1 का था चाहे फेज 2 का था, वो ममता बनर्जी को मिला है। लेकिन जहां पर बात आती है हिंदू वोटों की, क्योंकि ममता बनर्जी तो 30+ से ही अपना जब जीत का प्रतिशत वो कैलकुलेट करती होंगी, तो 30+ से वो ये कैलकुलेट करना शुरू करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 30% वोट मुसलमानों का तो उन्हें मिलना ही है, उसके ऊपर उन्हें चाहिए। क्या वहां पर बीजेपी ने सेंधमारी की? तो जवाब है हाँ, बीजेपी ने सेंधमारी की। बीजेपी की जो कोशिश थी कि 10 में से 7 हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिले, उसमें बहुत हद तक बीजेपी डेंट लगाने में कामयाब रही है। 10 में से 7 ना सही, लेकिन 10 में से 4 या 5 हिंदू वोट बीजेपी को आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जिस तरीके के रिएक्शन पश्चिम बंगाल से आए, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। और एक दूसरे चैनल के रिपोर्टर हैं, और बहुत सीनियर रिपोर्टर है राजीव रंजन, उनकी एक मैं रिपोर्ट देख रही थी। वो शहरी इलाके में मतदाताओं से पूछ रहे थे कि माहौल क्या है। तो उस महिला मतदाता ने कहा कि गला दबाकर अल्लाहू अकबर कहने की आजादी है, लेकिन जय श्री राम बोलने की आजादी नहीं है। क्या जय श्री राम बोलना गुनाह हो गया है? बेहद नाराज और आक्रोशित वो महिला दिखाई दे रही थी। और ये आक्रोश मैं फिर कह रही हूं, ये आक्रोश इसलिए नहीं है कि इस आक्रोश को बीजेपी ने हवा दी है। ये वो तस्वीर है जिसे वहां के हिंदुओं ने खुद देखा है, झेला है, समझा है। जब एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ये कहती है कैमरे पर कि सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा होनी चाहिए, रोजगार नहीं है, रोजगार होना चाहिए, जब वो कहती है कि इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, तो वो बात परिवर्तन की कहती है। 3 बार का टेन्योर ममता बनर्जी के पास रहा, क्यों रोजगार का सृजन नहीं हो पाया? आप कहने को ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का तो सबसे मजबूत वोट बैंक महिला का वोट बैंक रहा है, तो फिर एक महिला जय श्री राम की बात क्यों कर रही है? एक छात्रा रोजगार की बात क्यों कर रही है? वो इंडस्ट्रीज का मुद्दा क्यों उठा रही है? वो इसलिए उठा रही है क्योंकि बीते 3 बार के टेन्योर में उसने देख लिया कि चलिए एक बार तो वामपंथ का शासन खत्म हुआ, 5 साल तो व्यवस्थाओं को सुधारने में लग गया, लेकिन सिंगूर हो गया, आपने व्यवस्थाओं को परिवर्तित नहीं किया, रोजगार सृजित नहीं हो पाया। आप महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राशि तो उनके खातों में जमा कर रही हैं, लेकिन उन महिलाओं के स्वाभिमान का क्या? अगर आज कॉलेज से निकली हुई एक लड़की को 20,000 की नौकरी अगर मिल जाती है, तो उसे वो 1,500 1,000 रुपए की राशि पर लक्ष्मी भंडार योजना पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि चलिए रूरल इलाकों में वो 1,000 रुपए जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अर्बन इलाकों में ये फैक्टर नहीं है। और इस बार का जो सेकेंड फेज का चुनाव है वो तो मैक्सिमम अर्बन एरिया में आप देखें, पूरा प्रेसिडेंसी एरिया देखें, कोलकाता देखें, हावड़ा देखें, हुगली देखें। मैं हावड़ा की एक रिपोर्ट बताती हूँ, सिर्फ महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी खुलकर कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। और जब हमारे संवाददाता उनसे पूछ रहे हैं कि इसके पीछे आधार क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया, हमने ममता बनर्जी का उन्नयन देख लिया, अब हमें शुभेंदु का विकास देखना है, अब हमें विकास वाली राजनीति करनी है।
और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मैंने मतदाताओं के देखे, और मैं फिर दोहरा रही हूँ, हिंदू मतदाताओं के देखे हैं, जहां पर उन्होंने धर्म की बात नहीं की है, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात की है, उन्होंने विकास की बात की है। और वोटर अगर इतना मुखर होकर बोल पा रहा है तो ये बात मानकर चलिए, इसमें इलेक्शन कमीशन की आपको तारीफ करनी होगी। भय मुक्त वातावरण में वो एक चुनाव संपन्न करा पा रहे हैं। 2021 के चुनाव में कैमरे पर अगर 10 लोगों के मुंह के आगे माइक लगाया जाता था तो मात्र 2 वोटर बोलता था। आज की तारीख में 10 में से 10 वोटर बोल रहा है, फिर चाहे वो टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो। टीएमसी का वोटर तो हमेशा से बोलता था, इस बार बीजेपी का वोटर भी बोल रहा है और खुलकर बोल रहा है कि उसे परिवर्तन चाहिए। और इसमें भद्र लोग भी हैं, यानी कि अपर कास्ट हिंदू भी खुलकर बोल रहा है। अब अगर ये परिवर्तन होने जा रहा है, अगर ये वोटर्स का रिफ्लेक्शन दिखाई देने जा रहा है, तो ये मानकर चलिए सुरक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, स्वाभिमान का मुद्दा, विकास का मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा, भय बनाम भरोसे का मुद्दा, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा स्विंग वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने वाला है। और अगर ये नहीं होने जा रहा है तो मानकर चले कि अगर टीएमसी जीत भी जाती है तो इस जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखती हूं। पहली बार है जब ममता बनर्जी चुनाव में थोड़ी विचलित दिखाई दे रही हैं। उनके 2-3 बयान हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं। पहला बयान तो ये है कि जब वो भवानीपुर पहुंचती हैं तो वो बूथ बूथ घूमना शुरू करती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और जहां जा रही हैं चेयर डालकर बैठ रही हैं, दूरी पर ही सही, क्योंकि पोलिंग बूथ पर तो आप जानते हैं कि किसी कैंडिडेट का बैठना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ये समझ रही हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में किया, ममता बनर्जी पूरे प्रदेश में क्योंकि कैंपेन कर रही थी और भवानीपुर में उन्होंने कैंपेन की कमान फिरहाद हाकिम को दे रखी थी, इसलिए वो ये जानती हैं कि भवानीपुर का चुनाव इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और अगर भवानीपुर ममता बनर्जी हार रही हैं, या यहाँ पर अगर चुनौती बहुत नज़दीकी हो गई है, तो फिर पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति आप समझें। ये तो भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि 2 बार ममता बनर्जी यहाँ से जो जीती हैं वो बाई इलेक्शन थे, और एक बार ममता बनर्जी यहाँ पर चुनाव लड़के जीती हैं। जब बाई इलेक्शन में वो जीती तो एक बार 51,000 और एक बार 58,000 का वोट का अंतर था, और एक बार जब वो चुनाव लड़कर जीती हैं, मतलब एक तो 2 तो बाई इलेक्शन मैंने बताया, तब उनका वोट का मार्जिन जो है वो 25,000 अराउंड था। तो इस बार तो शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। चुनौतीपूर्ण चुनाव है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है। जब ममता बनर्जी ये बयान देती है कि मेरे प्रदेश की पुलिस मेरी अपनी नहीं रही, तो आप इसका मैसेज समझिए। पश्चिम बंगाल में पार्टी और पुलिस में कोई भेद नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में किसी को कोई क्राइम रिपोर्ट करना है, वो पुलिस थाने जाता है, तो पुलिस जो है वहां अड्डे पर जाकर पता करवाती है मामला क्या है। अड्डा मतलब टीएमसी का अड्डा, और टीएमसी के अड्डे पर बैठने वाला मस्तान ये तय करता है कि केस क्या। और ये भी हो सकता है कि जो केस रिपोर्ट करने के लिए आया है उसी को ही अपराधी बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ये वहां की स्थिति है। पार्टी और पुलिस में कोई भेद नहीं है, वहां पर गुंडा तंत्र चलता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी उसी पुलिस के लिए कह रही है कि मेरी पुलिस अपनी नहीं रही, तो इससे भी आप एक अंदाजा लगाएं। भवानीपुर में टीएमसी के कार्यकर्ता जब शुभेंदु अधिकारी को घेर लेते हैं, तो इसका अर्थ आप समझिए कि यह मुकाबला कैसे गला काट प्रतियोगिता वाला है। और मैं फिर कह रही हूं कि वो चैलेंजर सीट भवानीपुर, जहां से सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, तो फिर बाकी क्षेत्रों का हाल आप सोचिए। तो इन्हीं सब इंडिकेशंस को देखकर मुझे ये लगता है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आने जा रहा है। लेकिन ये मेरा सिर्फ आकलन है, नतीजा क्या होता है ये 4 मई को जनता अपने जनादेश में क्या दे रही है वो समझ में आ जाएगा। 4 मई दीदी गई या फिर एक बार फिर ममता बनर्जी का जीत का चौका होगा।
आप देखते रहिए एजेंडा विद मीनाक्षी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।